नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। बात करेंगे आज नवनीत राणा ने दिल्ली में आकर महाराष्ट्र में बैठे उद्धव ठाकरे को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपक गुप्ता और मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़े हैं नीरज सर, जो आपको ज्यादा जानकारी देंगे इस मामले पर कि नवनीत राणा ने किस तरीके से अपने बयानों से उद्धव ठाकरे की नींदें उड़ा रखी है। उद्धव ठाकरे चुप क्यों है, इस बात पर भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज दिल्ली के कनॉट प्लेस मंदिर, जो प्राचीन मंदिर हनुमान जी का, वहां पर गई, हनुमान चालीसा का पाठ करा। उद्धव ठाकरे के घर के बाहर ना सही, लेकिन दिल्ली के प्राचीन मंदिर जो कनॉट प्लेसेस में स्थिर है, वहां पर आके पाठ करने का मतलब दिल्ली की सियासत में भी चुनौती पेश करना और महाराष्ट्र में बैठे उद्धव ठाकरे को भी ललकारना था। तो सबसे पहले आप ये बाइट सुनिए जिसमें नवनीत राणा ने कुछ बड़ी बातें उद्धव ठाकरे को लेकर कही है। उसके बाद आते हैं कुछ तीखे सवालों पर, जो नीरज सर से जानने की कोशिश करेंगे कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ आखिर नवनीत राणा इतनी बड़ी हुंकार क्यों भर रही है। तो पहले देखिए आप ये बाइट। तो उन्हें, मुझे सब हिंदुओं की तरफ से सवाल है, जो हिंदुत्व को हिंदू हूँ करके उनको बताने की जरूरत है। आज की जो रैली है उसके अंदर वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे क्या और पढ़ के रैली की शुरुआत करेंगे क्या, और जो औरंगजेब के कब्र के ऊपर जिन्होंने फूल बरसा है उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे, और आने वाले समय में कौन गदाधारी है और कौन घंटाधारी है ये उद्धव ठाकरे को जनता सबक सिखाएंगी। क्योंकि हनुमान चालीसा को लेके जिस तरह से हमारे पे कार्रवाई हुई और औरंगजेब के कब्र पे फूल डालने वाले पे कार्रवाई होती नहीं, ये हिंदुत्व को उद्धव ठाकरे भूल चुके हैं, बाला साहब के विचारों को भूल चुके हैं। मोदी जी का नाम लेके उन्होंने सत्ता लाई और मोदी जी के साथ ही विश्वासघात। अब करप्शन के विरुद्ध में युद्ध लड़ूंगी और उद्धव ठाकरे ये पूरा करप्शन की लंका लेके महाराष्ट्र में है, तो इस करप्शन लंका के विरुद्ध में अब युद्ध होगा। अजान को लेकर वो चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा को लेकर कितनी बड़ी कार्रवाई करेगा। मुझे लगता है वो हिंदू विरोधी उद्धव ठाकरे हैं। अगर थोड़ी भी विचारधारा अभी भी हिंदू की बाकी होगी तो आज वो अपनी रैली में हनुमान चालीसा पढ़कर वो शुरुआत करेंगे, नहीं तो हम तो युद्ध के मैदान में उतर ही गए हैं और पूरी करप्शन की जो लंका उनके बीएमसी के माध्यम से और महाराष्ट्र में चल रही है उसके विरोध में हम लड़ेंगे। मुझे लगता है कि भगवा पहनकर ये कोई मैसेज नहीं, ये मेरे धर्म का प्रचार प्रसार है। मेरी पीढ़ी ने पहले भी किया है, हम भी करेंगे। और देखा दोस्तों आप सभी ने किस तरीके से मंदिर में से जब हनुमान चालीसा का पाठ करके निकली, महाआरती करके निकली, तो जिस तरीके से उन्होंने लंका की बात करी, उद्धव ठाकरे को ललकारने की बात करी, उन्होंने कहा कि अब युद्ध होगा, आ जाइए सामने। उससे पहले भी कई बयान सामने आए थे कि जिस सीट से, जिस जगह से वो चुनाव लड़ेंगे उनके सामने मैं ही मिलूंगी। लेकिन क्या बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां नवनीत राणा को अपने साथ जोड़ना चाहेंगी? तो पहला सवाल ये, क्या नवनीत राणा को मतलब उकसाना, और जब उन्होंने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी, वो ज्यादा ही इनको भड़का गया, इसकी वजह से बड़ा कदम उठा रही है? दीपक, इस तरीके से इस मामले में हम देखें तो स्टार्टिंग में ही लाउड स्पीकर से उसके बाद यहाँ पे मामला शुरू होता है, और उसके बाद जिस तरीके से नवनीत राणा का बयान सामने आता है कि मैं खुद हनुमान चालीसा को यहाँ पे उद्धव ठाकरे घर के बाहर, सीएम हाउस के बाहर यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब हनुमान चालीसा को गाना चाहती हूँ, और वहां से फिर उद्धव ठाकरे उनपे यहाँ पे लगातार मामले पे मामले दर्ज कराए जाते हैं, उनको जेल भेजा जाता है, फिर वहां से वो हॉस्पिटल जाती है, फिर महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं उनके लिए वो जीना कहीं ना कहीं उस तरीके से रह नहीं गया। तो उसके बाद वो दिल्ली में आके यहाँ पे महाआरती करती है। यहाँ पे एक देखिए ना किस तरीके से राजनीतिक चाल भी आप तरीके से कह सकते हैं। महाराष्ट्र में ये चीजें नवनीत राणा अभी नहीं कर सकती है क्योंकि उनपे केस दर्ज है, मामले वहां पे दर्ज कराए गए उद्धव ठाकरे के द्वारा, और यहाँ पे दिल्ली में आके कोई रोक टोक उनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं सीपी में आके आज सुबह सुबह जिस तरीके से यहाँ पे ये बड़ी अपडेट यहाँ पे इस महाआरती करते हैं यहाँ पे नवनीत राणा, जिसकी वीडियो हमने अभी अपने दर्शकों को दिखाई भी है। और इस मामले में एक और बड़ा यहाँ पे कहने के तरीके से बड़ा इसके बाद जो अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं राजनीतिक चाल यहाँ पे नवनीत राणा ने खेल दी है, और उसके बाद इसका क्या बड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा महाराष्ट्र। जी हाँ, खुद जो नवनीत राणा खुद जो यहाँ पे सांसद है, उनके पति जो विधायक है, जो सरकार से हट के यहाँ पे कहीं ना कहीं जीत के सामने आया है, तो ये एक बड़ी चाल हो सकती है दीपक की महाराष्ट्र में ये चीजें ना करके उन्होंने दिल्ली में आके करी है। तो आप देखा दोस्तों किस तरीके से नीरज का कहना है, राजनीतिक चाल बहुत बड़ी चली है नवनीत राणा ने। इससे पहले दोस्तों आप एक और बयान सुनिए नवनीत राणा का, जो इस महाआरती से पहले उन्होंने एक और ललकार, हुंकार भरी थी उद्धव ठाकरे और शिवसेना के खिलाफ, जो आप सुनेंगे तो आप खुद दंग रह जाएंगे। तो देखिए ये खास रिपोर्ट जिसमें खुद नवनीत राणा ने कई बातों का खुलासा किया था। पहले तो 124A जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट उस पर दी है,
देश के 124A सेडिशन जो लगा था हमारे ऊपर, उसके अगेंस्ट, और बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हैं। मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है कि हमारे जब ब्रिटिश पीरियड जब था हमारे देश में, जब हमारा देश मुक्त नहीं हुआ था, तो जितने ग्रेट लीडर्स ने देश के हित में काम किया, तब ये कलम उनके अगेंस्ट लगी थी, 124A सेडिशन, क्योंकि वो ब्रिटिशों के अगेंस्ट था। और अपने देश में जब फ्रीडम होने के बाद भी आज एक लोक प्रतिनिधि हो या आम जनता हो या आम पब्लिक, कोई भी हो इस देश में रहने वाला, अगर वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, तो आज महाराष्ट्र में ये परिस्थिति निर्माण हुई है कि उनके ऊपर देशद्रोह 124A सेडिशन जैसा कलम लगता है। पहले तो सभी देशवासी उसी के अफसोस में थे, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया है और स्टे दिया है, जो भी अंडर ट्रायल जिन पे 124A चल रहा है, उस पे आगे की कोई कार्रवाई नहीं हो, और नहीं, कोई भी राज्य ने इस पे कार्रवाई ऐसे कलम पे की नहीं जानी चाहिए। अगर कोई करता है तो उसको पूरा राइट है, वो जाके कोर्ट में इसके अगेंस्ट लड़ सकता है। तो पहली बात, हमारे ऑर्डर में ही 124A का सेडिशन का ऑर्डर ने, जज ने खुद इसका जजमेंट दिया है कि ऐसी कोई भी कलम इन पे लागू नहीं होती है। तो आने वाले समय में जब जून में हमारा पार्लियामेंट होगा, एज ए मेंबर, जब इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स सरकार लाएगी तो उस पर जरूर खड़े होके, क्योंकि ये चीजें मैंने भुगती हैं, और महाराष्ट्र से पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है महिला जिसको ये केस के अंदर कोर्ट जेल में भेजा गया, तो उस पर जरूर बोलेंगे। और एक चीज तो ये सरकार का, केंद्र सरकार का दिल से अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जितने भी ब्रिटिश कालीन जो भी कलमें हैं, उसको हटाने पे और उस पे अमेंडमेंट्स लाने में सिर्फ ये सरकार काम कर सकती है और कोई नहीं। और हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल्स के जो नियम है, जो ऑफेंस है, उस पे काम करने वाला उद्धव ठाकरे, और ये सरकार मोदी ही जी सिर्फ ये सब चीजें हटा सकते हैं। और हिटलरशाही आज भी मेरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के माध्यम से महाराष्ट्र में सबने देखी है, पूरे देश की जनता ने ये महसूस किया और देखा भी है। उसके लिए तो उनका अभिनंदन करती हूँ। और जितनी भी तकलीफें मुझे दी हैं, मुझे लगता है लड़ने वालों के लिए तकलीफें लाके उन्हें थमा नहीं सकते हैं। हम लड़ने वालों में से हैं, ना ही डरने वालों में से, सबसे पहली बात। और जब मैं ओम बिरला जी को मिलके, हमारे स्पीकर को, मैंने सभी के साथ में किया कि 23 को प्रिविलेज के अगेंस्ट मेरा पूरा स्टेटमेंट होगा। जो जैसे जैसे इलीगली मुझे पकड़ा गया, इलीगली मुझे फोर्सफुली जेल लेके जाया गया, लेके गए, लॉकअप में डाला गया, वहां पे किस तरीके से ट्रीटमेंट हुई, उस विषयों पे मेरा 23 तारीख को मेरा स्टेटमेंट प्रिविलेज के सामने होगा। और वो मैं 23rd ऑफ दिस मंथ वो भी किया जाएगा। और उसके बाद 100% प्रिविलेज ने समय दिया है, और उसमें अपनी पूरी चीजें जो भी मेरे साथ हुई हैं, और उसमें प्रिविलेज इज एज कंपेयर टू एज कोर्ट, इट इज गॉट ऑल दी राइट्स। जब आप प्रिविलेज के सामने बैठते हैं तो आपको शपथ दी जाती है कि जो भी घटना हुई, जिस तरीके से उसकी सत्य व्यथा आप यहाँ पे बताएंगे, उस तरीके से प्रिविलेज में शुरुआत की जाती है। और आप सभी को पता है, लीलावती ये बहुत जूना एक हॉस्पिटल है। मुझे बहुत हंसी आती है कि हम इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जब हम एक आधे हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे ऊपर जवाबदारी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोग हमारे ऊपर देते हैं। जब मैं लीलावती में थी, वो फोटो वायरल हुए हैं, आज ये नए कोई फोटोज वायरल नहीं हुए, फोटोज वायरल हुए हैं। बीएनसी का एक आधा व्यक्ति अपने प्राइवेट ट्रीटमेंट के लिए कोई हॉस्पिटल जाता है, ये कौन से किसी को राइट्स, कौन से, अगर मैं अंडर ट्रायल होती, अगर मैं जेल से उनके कस्टडी में होती और हॉस्पिटल जाती, सो देन द डिपार्टमेंट हैज ऑल दी राइट्स कि मेरे अगेंस्ट वो जो इंक्वायरी करना है वो हॉस्पिटल से कर सकते हैं, या उनका ऑफिशियली वो डिपार्टमेंट का है, बीएनसी का नहीं है, कोई भी मेंबर का नहीं है। और जिस तरीके से एक महिलाओं के पर्सनल क्या चेकअप हुए हैं, किसका ट्रीटमेंट हुआ है, क्या मेडिसिन चालू है, ये पूछने का राइट्स इस देश में आज तक किसी भी हाउस को किसी ने दिया नहीं है। उसके अगेंस्ट उद्धव ठाकरे काम कर रहे थे। मेरा उद्धव ठाकरे जी को सवाल है, क्वेश्चन था, उस दिन भी था और आज भी है। और जो महिलाएं जाके वहां पर पूरी फैकल्टी को टॉर्चर कर रही हैं, डॉक्टर को क्वेश्चन आंसर कर रही हैं, खुद कंपाउंडर है और वो डॉक्टर को क्वेश्चन कर रही है कि आपने क्या ट्रीटमेंट दी है, तो मुझे हंसी भी आई और मुझे दुख भी हुआ कि एक महिला की प्राइवेट चीजों के बारे में ओपनली चर्चा करके उनकी इंक्वायरी की
MRI की रिपोर्ट, ट्रीटमेंट की रिपोर्ट, उनमें क्या प्रॉब्लम है वो मांगने का राइट्स उन्हें किसने दिया? उद्धव ठाकरे गिर सकते हैं, ये तो सभी को पता है। उन्होंने उसी दिन दिखा दिया कि वो अपनी कुर्सी के लालच में कहां तक गिर सकते थे, और उन्होंने उससे भी लिमिट क्रॉस करके हॉस्पिटल में जब अपने लोगों को भेजकर इंक्वायरी कराई तो उस दिन और दिखा कि उनका कोई स्तर बाकी अभी रहा नहीं है। तो मैं बोलती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि उद्धव ठाकरे 2 वर्ष अपने सीएम कार्यालय में गए नहीं। उन्होंने उसका एक ही रीजन दिया कि भाई मेरी तबीयत खराब है, इसके लिए आई कैन नॉट अफोर्ड टू मूव आउट फ्रॉम माई हाउस एंड आई एम स्कैर्ड ऑफ कोरोना, इसके लिए मैं घर से बाहर नहीं जा सकता हूँ। उद्धव ठाकरे जी ने उसकी पूरी MRI से लेके, ट्रीटमेंट से लेके, मेडिसिन से लेके, ऑपरेशन से लेके सब डिटेल मुझे दे दें, और एक महिला होने के नाते भी मैं उद्धव ठाकरे की सरकार को पूरी रिपोर्ट दूंगी कि मेरी ट्रीटमेंट में क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। उन्होंने पहले मुझे पूरी रिपोर्ट उनकी दें, उसके बाद मैं उसके ऊपर कुछ बोलूंगी। और जो अभी क्वेश्चन आंसर करना है, बट आई टेक वन मोर दिस थिंग कि जो मेरे फ्लैट के अगेंस्ट मुझे नोटिस दी है, आज ये मुझे लगता है वो फ्लैट में मुझे रहते हुए 7 वर्ष हो रहे हैं, 6 से 7 वर्ष हुए हैं, और वो बिल्डिंग ना मैं बिल्डर हूँ, ना वो प्रॉपर्टी की मैं हेड हूँ या मालिक हूँ, किसी ने बनाई, मैंने खरीदी और मैं उस घर में रहती हूँ। ये सीधे से, और कई परिवार उस घर फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं। उन्होंने सडन ऑफ 124 लगाई, हम जेल के अंदर, तब वो नोटिस हमारे गेट के दरवाजे के बाहर लगा के जा रहे हैं। इंसानियत तो जिंदा ही नहीं रही है, और आपने ही परमिशन दी है। ऑनर को, जो बिल्डिंग के ऑनर थे, जिन्होंने बनाया, बिल्डर को सब दिए, आज नोटिस लगा के गए हैं। मुझे ये उनसे एक प्रश्न पूछना है कि आप गिरोगे भी तो कितना गिरोगे? आपको ये लगता है कि घर का अगर कोई पार्ट तोड़ दिया तो हम बेघर हो जाएंगे? आप बेघर भी कर देंगे तो हमारी लड़ाई अगेंस्ट करप्शन ये महाराष्ट्र में पहले भी थी और आज भी उसके अगेंस्ट हम खड़े रहेंगे। जो महाराष्ट्र का नुकसान करने के लिए आगे आ रहे हैं उसे पीछे खींचने का काम हम पूरी ईमानदारी से करेंगे, और जो नोटिस दिए हैं लीगली हम उसका उत्तर जरूर देंगे। हम लीगल पे विश्वास करते हैं और लीगली हम आगे जाएंगे। लेकिन उसमें जो फ्लैट के अंदर जो बताया कि स्ट्रक्चर आपने बदल दिया, सी आई टेल यू वन थिंग, जब भी होता है, जब भी आप किसी से फ्लैट लेते हैं तो आप हल्का चेंजेस करने का पूरा राइट्स रखते हैं। अगर आप बीम तोड़ते हैं, अगर हमने जिस पोजीशन में थी उसी पोजीशन में हमने खरीदी है, उन्होंने किसको परमिशन दी, कैसे दी, वो मुझे नहीं पता, वो बिल्डर को उनको क्वेश्चन करने का पूरा राइट्स है। जिस घर में मैं रहती हूँ मैंने एज इट इज वो घर लिया है, पर आज सडन ऑफ उद्धव ठाकरे को क्या सूझा कि नवनीत राणा उनके अगेंस्ट और रवि राणा उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं, करके नवनीत राणा का घर तोड़ना है, यही उद्देश्य रह गया है और राजद्रोह लगाना है। ये सब चीजों को अगर देखा तो एक जिसको व्यक्ति को साधारण सा दिमाग नहीं होगा ना, उनको भी ये समझेगा कि ये श्रूढ़ बुद्धि की राजनीति या महाराष्ट्र में चल रही है और वही कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से नवनीत राणा एक के बाद एक कई बयान, कई तंज कसती नजर आ रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे क्यों चुपे जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सवाल यही है कि क्यों चुपे हैं? उद्धव ठाकरे हो गए, राज ठाकरे हो गए, लगातार ये सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति यहाँ पे करते, लगातार कहीं ना कहीं ये एक रिलीजन को पकड़कर यहाँ पे उन पे टारगेट करते। इस तरीके से हमने देखा था, राज ठाकरे का बयान सामने आया था, लेकिन आपने कहा हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना हिंदुत्व में आता है, और जब नवनीत राणा घर के बाहर उनके हनुमान चालीसा का पाठ घर के बाहर अगर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है तो इसमें क्या दिक्कत है? घर के बाहर ही तो पढ़ रहा है, तो क्यों डाला गया उनको जेल की सलाह? क्यों? वही मैं पूछना चाहता हूँ, क्या उद्धव ठाकरे इसके पीछे क्या उनकी राजनीति चल रही है? उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया, ईद के अगले दिन उनको यहाँ पर रिहा कर दिया गया, तो क्या इसके पीछे साजिश थी? उद्धव ठाकरे खुद अपनी चालें फंस चुके हैं। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से उद्धव ठाकरे के खिलाफ नवनीत राणा ने आज महाआरती की, हनुमान चालीसा का पाठ किया, महाराष्ट्र में बैठे उद्धव ठाकरे को हिलाकर रख दिया और राजनीति में भूचाल ला दिया है। आज जो महाआरती की है नवनीत राणा ने और जो बड़ी बड़ी बातें करी, एक बार फिर से आप वो बयान सुन लीजिए अगर आपने शुरुआत में नहीं सुना। और इसी के साथ हम करते हैं इस प्रोग्राम का अंत। उम्मीद करते हैं नवनीत राणा मामले से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी और हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी और प्रोग्राम, लेकिन शर्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।